हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्नर्स प्रो अड्डा। आज हम वीडियो लेके आए हुए हैं आप लोग के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर पे कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करें और डेरिवेशन को हम किस तरीके से प्रूव करें। आज की वीडियो हमारी पार्ट 1 पे है और पार्ट 1 केवल किस पे है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है ये, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं और इनके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आज जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन है क्या। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन का मतलब है कि आप लोग क्लास 7th 8th से पढ़ रहे होंगे क्लास की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, जिसमें कि एक फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली कोई पर्टिकुलर हाइट से अगर ऊपर से नीचे फेंके तो वो बॉल ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशन किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, उन दो ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई मास होंगे, कोई ना कोई शेप होगा, कोई ना कोई साइज होगा, कुछ भी होगा, इससे मैटर नहीं करता। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अर्थ का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग अर्थ पे हैं, हम लोग अर्थ पे स्टेबल हैं, इसका मतलब क्या है कि हम पे अर्थ क्या कर रहा है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ पे स्टेबल है। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 में कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया क्या और इसका क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहला टॉपिक यहां पे क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने क्या किया था, एक तरीके से एक्सप्लेन किया था, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या बोलो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। क्या बोला इन्होंने कि इन्होंने बोला एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object, every other object in which अब इन्होंने दो पॉइंट यहां बताया। क्या बताया इन्होंने कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। जैसे मान लें यहां पे दो बॉडी है, एक का मास है m1 और एक का मास क्या है m2। दो बॉडी है यहाँ पे और ये दो मास क्या है m1 एंड m2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या मानी गई है, यहाँ पे इनकी बीच की डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल r। ठीक, अब इन्होंने बोला कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो इन्होंने बोला कि जो फोर्स होगा, फोर्स जो होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, directly proportional to product of their masses, product of their masses के। क्या मतलब है कि जो दो बॉडी है m1 और m2, इन दोनों बॉडी के किसके इक्वल होगा, फोर्स जो होगा इन दोनों बॉडी के मास के इक्वल होगा। मतलब कि दोनों बॉडी को मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू m2 तो नहीं कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, डायरेक्टली का सिंबल होता है ये, और किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। दूसरे ने ये बोला कि फोर्स जो होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि इन दोनों बॉडी के बीच जो डिस्टेंस थी, फोर्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज की तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, अगर कोई एक चीज डिक्रीज की तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बट इनवर्सली में इसका अपोजिट, अगर कोई एक इंक्रीज तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज। अगर पहला डिक्रीज करेगा दूसरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ दी
डिस्टेंस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली को हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग? इनवर्सली को लिखते हैं 1 में। डायरेक्टली को हमेशा लिखते हैं आमने सामने, और इनवर्सली को लिखते हैं 1 में। तो इनवर्सली किसकी है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? ऑन कंबाइनिंग 1 2 f इज प्रोपोर्शनल टू। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हम मान लेते हैं m1 m2 अपॉन 1 मान ले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, और ये अपने आप पहले से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है कि 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो होगा क्या? इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या आएगा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हो जाएगा f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब कभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम रिमूव करते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट सिंबल। तो यहाँ पे कांस्टेंट सिंबल क्या आएगा? कैपिटल जी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल हटेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होगा फोर्स का फॉर्मूला। अगर हम यहां से कैपिटल जी का फॉर्मूला निकालें, अगर फोर्स इसके इक्वल है तो कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल जी का बनेगा F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर, और क्या आएगा? m1 m2 कहां आएगा? डिनोमिनेटर में, m1 इंटू m2। ये हो जाए कैपिटल जी का फॉर्मूला। अगर हम इसकी बात करें व्हाट इज द एसआई यूनिट, कैपिटल जी की यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आई कहां से? भाई फोर्स की होती है न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? देखिएगा, फोर्स की होती है न्यूटन इंटू आर मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब मीटर, आर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्या है? मास, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट, किसकी? कैपिटल जी की। और कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। तो ये क्या होगा? कैपिटल जी की वैल्यू। तो वैल्यू भी हो गई और इसकी यूनिट भी हो गई। इसके बेस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के मास दे दिए गए, उनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई, हमसे बोला जाएगा कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उन दोनों बॉडी के बीच में। तो ये प्रूविंग है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम वगैरह में ये प्रूविंग आप बहुत पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डेराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो इस डेरिवेशन को आप लोग क्या कहते हैं? डिमांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डेरिवेशन को आप नोट करिए। फिर हम बात करेंगे कि इस फॉर्मूले से हम किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आप सभी लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको आप सभी लोग नोट करिए, ठीक है? सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसके बाद सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स के। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द मास ऑफ सन इज 2 into 10 की पावर 30 kg एंड मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 की पावर 24 kg। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है सन और एक है यहाँ पे अर्थ, और इन दोनों ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है? 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर, ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों के बीच की। चलिए देखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, क्या गिवन है इसमें हमको? मास दिया यहाँ पे m1 है 2 into 10 की पावर 30 kg, m2 क्या गिवन है? 6 into 10 की पावर 24 kg, और r क्या गिवन है? 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स के फॉर्मूले में मास होता है केजी में और जो रेडियस होती है वो होती है मीटर में, बट यहाँ रेडियस किसमें दी गई है? किलोमीटर में। तो इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा
10 की पावर 11 मीटर। ठीक, तो m1 हो गया, m2 हो गया, r हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी हमने फॉर्मूला आप लोग को बताया कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। जी की वैल्यू क्या बताई थी अभी हमने? 6.67 10 की पावर माइनस 11 इंटू m1 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 की पावर 30 और m2 क्या है? 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन रेडियस का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर कर देंगे। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे हो जाएगा F इज इक्वल टू 6.67 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। नंबर्स को हम अलग सॉल्व करेंगे और पावर को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर्स को हम लिख लेते हैं। 6.67 इंटू 2 इंटू 6 इंटू पावर क्या क्या है? 10 की पावर 30 प्लस 24 कितना होगा? 30 प्लस 24 होगा 54 और 54 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा? 43 अपॉन एक्सपोनेंट से निकालेंगे भाई। 30 और 24 को ऐड किया हमने तो कितना आ गया? 54 आ गया और 54 में से 11 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। अब नीचे देखते हैं 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, तो आ जाएगा कितना? 2.25। 10 की पावर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 2 जा 22, 10 की पावर 22। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 667 इंटू 12 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर 43। अभी 22 कहां जाएगा? 22 ऊपर जाएगा, 22 क्या माइनस हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें आप ये करेंगे 10 की पावर 43 में 22 माइनस करिए, क्या आएगा? ये माइनस करने पे आ जाएगा 21। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। आप सभी लोग क्या करते हैं? इसको कॉपी में सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो सॉल्व होने के बाद आएगा वो आएगा 35.6 के अप्रॉक्स। ठीक है, अभी हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। अप्रॉक्स यही आने वाला है। और आप ये कह सकते हो कि 3.56 के अप्रॉक्स 10 की पावर 22 हो जाएगा। और फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो यहां से आंसर क्या निकल आएगा? F इज इक्वल टू 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सभी लोग वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको लिखिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था अर्थ और सन के बीच के ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब की बार क्या बोला गया है? उससे इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। अर्थ और किसी 1 kg ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। m1 इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ अर्थ लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और m2 यहाँ पे क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 1 kg है, तो m2 ले लेंगे यहाँ पे 1 kg। r कितना गिवन है? यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब की बार रेडियस पहले से ही मीटर में गिवन है, तो हम क्या करेंगे? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर हमें निकालना है f। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहां वैल्यू पुट करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 इंटू 10 की पावर 24 और m2 यहाँ पे कितना है? 1 kg अपॉन r का स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करना है। देखिए ये जो टॉपिक है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी होंगे सब पावर में होंगे। क्यों भाई? कैपिटल जी की वैल्यू ही पावर में होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो जब कैपिटल जी खुद में अकेले ही पावर में है, अगर आपको नॉर्मल मास भी दे दी जाएंगे कि 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा 10 kg का है, तो भी उसमें आंसर आपका पावर में ही मोस्टली आएगा।
ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि पावर में है, कभी कभी चांसेस होते हैं कि कैलकुलेशन बहुत इजी होगी तो उसमें सब कुछ कट जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत इजी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। f इज इक्वल टू 6.67 को हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आता है 40.02। ठीक, 10 की पावर 24 है, 10 की पावर माइनस 11 है, तो 24 में से 11 माइनस करेंगे क्या आएगा 13, तो हो जाएगा 10 की पावर 13 अपॉन 6.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका क्या 40.96 और 10 की पावर 6 का आप स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 6 टू जा 12, तो हो जाएगा 10 की पावर 12। सॉल्व करते हैं इसको। भाई देखिए ये भी 40 है, ये भी 40 है, अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास आने वाला है, बट पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या 02 और पॉइंट के बाद क्या 96, ऊपर थोड़ा सा नंबर कम है, मतलब 1 से हल्का सा अगर नीचे हम आए 0.99 या 0.98 के अप्रोक्स ये सॉल्व होने पे आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे ये अप्रोक्सीमेट 0.98 या 99 के आसपास आएगा। तो हमने ले लिया यहाँ पे 0.98। ठीक, ये 10 की पावर 12 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10 की पावर 13 माइनस 12 क्या होगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 1। तो आप सॉल्व करेंगे 0.98 को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो फोर्स क्या आ जाएगा 9.8 न्यूटन। बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी इसमें क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं केवल 1 किलो का था, इसीलिए कैलकुलेशन बहुत इजीली सॉल्व हो गई है। तो आप लोग इसको आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को आप नोट करिए, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी मिलेंगे, आप बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो उसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि अगर ये डबल हुआ तो उस पर क्या इफेक्ट आया, अगर ये रिड्यूस हुआ तो उस पर क्या इफेक्ट आया, वो हाफ हुआ तो क्या इफेक्ट आया। इस तरह क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा अगर, पहला पार्ट क्या है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मास एक ऑब्जेक्ट का अगर हम डबल कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए हम ये करते हैं पार्ट नंबर 1 में, सबसे पहले क्या करेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला फोर्स का। अब हम पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को अगर हम क्या कर दें डबल कर दें, तो डबल करते हैं मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। हम मान लेते हैं तो m1 को मान लेते हैं 2m1 या m2 को डबल कर लो 2m2। तो हमने क्या कर लिया, हम मान लेते हैं ये F1 इज इक्वल टू जी, m1 को मान लिया यहाँ पे क्या 2m1 और m2 m2 ही रहेगा और r ही रहेगा। भाई हमने क्या किया, किसी एक ऑब्जेक्ट की मास को हमने डबल कर लिया, हमने केवल मास नंबर जो 1 था उसको डबल किया तो क्या हो गया 2m1, मास जो 2 था m2, पहले भी m2 था बाद में भी क्या है m2 है और डिस्टेंस में भी कोई इफेक्ट नहीं किया गया। हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे बाहर कॉमन लेंगे, 2 बाहर कॉमन लिया क्या बचा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है फोर्स की। जब कुछ भी डबल ट्रिपल हाफ कुछ भी नहीं किया गया तब का फोर्स क्या है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू 2F। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप डबल करते हो, एक ऑब्जेक्ट की मास को अगर आप डबल करते हो तो उसके फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका फोर्स 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, उसका फोर्स क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में 2 चीज पूछी गई है। सेकंड पार्ट में बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को हम डबल करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को हम ट्रिपल करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल, देखते हैं
मान लीजिए F2 ले लिया, इस बार F1 नहीं F2 लेते हैं, ये हो जाएगा G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस को क्या करना है डबल, पहले डिस्टेंस क्या थी R, R का डबल क्या होगा 2R, तो यहां लिखेंगे 2R का होल स्क्वायर, भाई स्क्वायर तो लगेगा लगेगा, पहले डिस्टेंस क्या थी R थी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की ओरिजिनल वाली, अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे तो R से क्या बन जाएगा 2R, ट्रिपल का मतलब क्या हो जाएगा 3R एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा G M1 M2 अपॉन 2R का स्क्वायर क्या होगा 4R स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम कांस्टेंट नंबर को जो न्यूमेरिकल नंबर है उसको हम बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 1/4, ब्रैकेट में क्या बचेगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, भाई 1 ऊपर 1 नीचे 4, 1/4 को बाहर निकाला, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर बच गया, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है F की, तो ये कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ F। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को आप डबल करोगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब सेम ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे ट्रिपल करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद आप इन दोनों को नोट भी कर सकते हैं, और हम आते हैं इसी में ही कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम ट्रिपल करें, देखते हैं इसी के बगल में ही देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, दोनों मेथड सेम ही है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। ठीक, तो मान लेते हैं इस बार क्या F2 डैश मान लेते हैं, क्योंकि सेकंड का ही पार्ट है, F2 डैश मान लिया हमने, तो G M1 M2 अपॉन, अब की बार R के प्लेस पे क्या रखेंगे ट्रिपल हुआ है डिस्टेंस, तो R क्या बन जाएगा 3R, तो हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर, 3R का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या आएगा G M1 M2 अपॉन 3R का स्क्वायर क्या होगा 9R स्क्वायर, तो कॉमन क्या लेंगे इस बार 1/9, तो क्या हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, 1/9 बाहर निकाल लिया, क्या बच गया G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू थी अभी क्या रख किया हमने, ये किसकी वैल्यू थी F की, तो यहां पे रखेंगे क्या F2 डैश इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ F। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट को हम ट्रिपल कर रहे हैं तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा 1/9 इफेक्ट आएगा, 1/9 इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो मास है उसको हम क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं। चल देखते हैं यहाँ पे कि मास यहाँ पे कैसे डबल किया जाएगा, तो हम यहाँ पे करते हैं थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या है सी पार्ट, कि अगर मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट को हम डबल कर दें, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या कर दें आर डबल कर दें, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा F3 इज इक्वल टू जी, M1 को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2M1, अगर M2 को भी डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2M2 अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इस बार दोनों मास को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया, ये हो जाएगा F3 इज इक्वल टू 2 to the 4 बाहर निकाल लो और क्या बचेगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है F की, तो ये कह सकते हैं F3 इज इक्वल टू 4F। तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, इस पे इफेक्ट आएगा 4 टाइम्स, इस पे इफेक्ट आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें 3 पार्ट थे, तो सभी लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इसको नोट करते रहिए। आज की वीडियो हमारी केवल पार्ट 1 के ऊपर थी, इसमें केवल हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में ये बात किया कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, उसकी प्रूविंग भी करके हमने आपको बताई, और उसके फॉर्मूले क्या है फॉर्मूले भी आपको बताए, और उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमने आज सॉल्व किया।
अब नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इसके आगे की वीडियो कि उसमें बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट अगर दे सकते हो कि फ्री फॉल बॉडी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसकी इक्वेशन आपको मिलेगी, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मीन्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी इस चैप्टर में बने हुए हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग आज चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।